नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में आज बात होगी पंजाब पर कांग्रेस की बढ़ती मुश्किल की, बीजेपी और संघ की विचारधारा पर राहुल के निशाने की, जानेंगे राजस्थान कांग्रेस में कब खत्म होगी रार, हरक सिंह रावत के बयान से उत्तराखंड बीजेपी में क्यों बढ़ी मुश्किल, बात करेंगे अरविंद केजरीवाल के पंजाब दौरे की, अखिलेश यादव के योगी सरकार को लेकर किए गए दावे की, और बुलेटिन के आखिर में बात बिहार में फिर तेज होती चाचा भतीजे की लड़ाई की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोवा के पूर्व सीएम लुई जिन्हो फलेरो ने थामा टीएमसी का दामन, हाल ही में कांग्रेस का छोड़ा है साथ। फलेरो के नेतृत्व में गोवा विधानसभा चुनाव लड़ सकती है टीएमसी। गोवा में 2022 के शुरुआत में होंगे चुनाव। आंध्र प्रदेश में कैबिनेट विस्तार की अटकलें, गुजरात की तरह आंध्र में भी बदल सकती है पूरी टीम, लेकिन सीएम पद पर नहीं होगा बदलाव। ऊर्जा मंत्री बालिनेनी श्रीनिवास रेड्डी ने दी कैबिनेट विस्तार की खबरों को हवा। राजनीतिक रैलियों पर रोक को लेकर त्रिपुरा हाईकोर्ट सख्त, राज्य की बीजेपी सरकार ने लगाई है राजनीतिक रैलियों पर रोक। टीएमसी ने सरकार के आदेश को दी है चुनौती, हाईकोर्ट ने मांगा जवाब। शेयर बाजार में आई गिरावट, 254 अंकों की गिरावट के साथ 59,413 पर पहुंचा सेंसेक्स। निफ्टी में आई 37 अंकों की गिरावट, 17,711 पर पहुंचा निफ्टी। पंजाब की राजनीति में हलचल मची हुई है। आम आदमी पार्टी जहां राज्य में पूरा जोर लगा रही है, तो कांग्रेस के सामने सत्ता बचाने की चुनौती है। लेकिन कांग्रेस के अंदर ही इस समय जमकर लड़ाई चल रही है। राज्य में इस्तीफों का दौर चल रहा है। पहले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बदला गया, फिर सीएम बदला। सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन अब उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। इस बीच कैप्टन अमरिंदर सिंह भी सक्रिय हो गए हैं, वो दिल्ली में है। ऐसे में सवाल है कि क्या कांग्रेस कैप्टन पर एक बार फिर बड़ा दांव खेलने की जा रही है? ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी पंजाब में चल रही आंतरिक कलह को खत्म करने के लिए हर संभव कोशिश में जुटी हुई है, लेकिन हर बार एक नई चुनौती उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है। कुछ महीने बाद पंजाब में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उससे पहले कांग्रेस ने नेतृत्व परिवर्तन किया, लेकिन अब नवजोत सिंह सिद्धू ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर आलाकमान पर फिर दबाव डालने की कोशिश की है। वहीं दूसरी तरफ वरिष्ठ कांग्रेस नेता व पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह बुधवार को दूसरे दिन भी दिल्ली में रुके हुए हैं। कैप्टन के दिल्ली दौरे को लेकर सियासी चर्चाएं भी जारी हैं। दावा किया जा रहा है कि इस बीच उन्होंने पंजाब प्रभारी हरीश रावत से संपर्क साधा है और बातचीत के बाद हरीश रावत ने देर शाम कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात भी की है। अब कैप्टन से मुलाकात के बाद हरीश रावत का सोनिया गांधी से मुलाकात करना इस ओर इशारा करता है कि अब सोनिया गांधी और कैप्टन अमरिंदर की मुलाकात भी हो सकती है, क्योंकि कुछ समीकरण इस वक्त कैप्टन के पक्ष में है। हरीश रावत के अलावा कांग्रेस शासित एक राज्य के सीएम ने भी अमरिंदर सिंह का समर्थन किया है। उनका कहना है कि नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर कैप्टन की राय एकदम सही थी। उन्होंने सिद्धू को लेकर आलाकमान को सचेत किया था और जो कुछ भी कैप्टन ने कहा था वो आज सच साबित हो गया है। अब कैप्टन को लेकर सिफारिश तो हो चुकी है, लेकिन कांग्रेस आलाकमान कैप्टन अमरिंदर पर अपना भरोसा जता पाती है या नहीं, और पंजाब की राजनीति में अब क्या बदलाव होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। कांग्रेस को जल्द ही पंजाब में पार्टी की स्थिति दुरुस्त करनी होगी, क्योंकि चुनाव बेहद करीब आ चुका है। बीजेपी कांग्रेस पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। वैसे जवाब कांग्रेस की ओर से भी दिया जा रहा है। खास तौर पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी हर मुद्दे पर बीजेपी को घेर रहे हैं। आज केरल दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी ने सावरकर की विचारधारा को लेकर बीजेपी और संघ को जमकर घेरा। केरल के मल्लपुरम पहुंचे राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार लोगों को बांटती है, जबकि कांग्रेस का काम जोड़ने का है। राहुल गांधी ने कहा कि हमारे लिए भारत यहाँ रहने वाले लोग हैं, भारत लोगों के बीच का संबंध है, हिंदू मुस्लिम सिख के बीच संबंध, तमिल हिंदी उर्दू बंगाली के बीच संबंध। मुझे प्रधानमंत्री से समस्या है कि वे इन संबंधों को समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वे इसी तरह करेंगे तो यह मेरा भी कर्तव्य है कि मैं भारत के लोगों के बीच सेतु बनाने का काम करूं। राहुल ने कहा कि यदि कोई भारतीय व्यक्ति हवाई जहाज में चढ़कर अमेरिका चला जाता है तो क्या वह भारतीय नहीं रहता? उस स्थिति में भी वह एक भारतीय ही रहता है। तो मेरे लिए यहाँ रहने वाले लोग भारत के हैं। यहाँ के लोगों से भारत बनता है और इसकी संस्कृति मजबूत होती है। सावरकर को लेकर राहुल ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि
अगर आप सावरकर जैसे लोगों को पढ़ेंगे तो वे कहेंगे कि भारत एक भूगोल है। वे कलम लेते हैं, नक्शा खींचते हैं और कहते हैं कि यह भारत है। इस रेखा के बाहर यह भारत नहीं है और इस रेखा के अंदर यह भारत है। हमें यह समझना होगा कि देश कागज पर नहीं बनता है, देश वहाँ रहने वाले लोगों से बनता है। मेरे लिए तो लोग ही देश हैं। अगर इस क्षेत्र में लोग नहीं होते तो आप यह नहीं कहते कि यह भारत है। राहुल गांधी ने सावरकर को पढ़ने के बजाय इस देश को समझने की बात कही है। उन्होंने साफ किया कि सावरकर को बीजेपी और आरएसएस ने पढ़ा है, इसीलिए उनकी विचारधारा भी वैसी ही हो गई है। राहुल गांधी बीजेपी की विचारधारा पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन सवाल राजस्थान में कांग्रेस की सरकार पर भी उठ रहे हैं। दरअसल 1 साल से ज्यादा वक्त हो चुका है, राज्य के सीएम अशोक गहलोत मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर रहे हैं, जिस कारण से सचिन पायलट समर्थक विधायक मंत्री नहीं बन पा रहे हैं और अब दावा किया जा रहा है कि ये इंतजार और बढ़ने वाला है। राजस्थान में कौन होगा सीएम गहलोत की टीम में शामिल, किसे मिलेगी कैबिनेट में जगह, ये सवाल लंबे वक्त से राजस्थान की सियासत में उठाया जा रहा है, लेकिन अब तक मंत्रिमंडल विस्तार के सस्पेंस से पर्दा नहीं उठा है। इसी बीच कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत कैबिनेट के विस्तार या फेरबदल का मसला एक बार फिर से टल सकता है। दरअसल राजस्थान की 2 विधानसभा सीटों बल्लभनगर और प्रतापगढ़ के उपचुनावों की घोषणा हो चुकी है। राजस्थान के उदयपुर जिले की बल्लभनगर और प्रतापगढ़ की धरियावाद विधानसभा सीट के लिए 30 अक्टूबर को मतदान होगा। चुनाव आयोग ने राजस्थान समेत अन्य प्रदेशों में होने वाले विधानसभा उपचुनावों की घोषणा की थी। इन्हीं चुनावों के मद्देनजर कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत कैबिनेट विस्तार एक बार फिर से टल सकता है। हालांकि चुनाव आयोग की ओर से ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि सरकार ऐसा नहीं कर सकती है, लेकिन फिर भी अमूमन सरकारें इससे बचती रही हैं। इसके चलते सत्ता में भागीदारी का सचिन पायलट गुट का इंतजार अभी और लंबा हो सकता है। वहीं उपचुनावों की घोषणा होने से पहले तक ये माना जा रहा था कि गहलोत पायलट विवाद का समाधान और मंत्रिमंडल में फेरबदल का नया फॉर्मूला निकाल लिया गया है, लेकिन मंगलवार को उपचुनावों की घोषणा के बाद एक बार फिर उस पर आशंका के बादल मंडराने लगे हैं। अब देखना होगा कि गहलोत सरकार कैबिनेट विस्तार को लेकर क्या फैसला लेती है। गहलोत और पायलट के बीच वैसे तो सब कुछ शांत दिखाई दे रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ भी सही नहीं दिख रहा है। राजस्थान में कांग्रेस के पास अभी वक्त है, क्योंकि विधानसभा चुनावों में 2 साल का समय बचा हुआ है, लेकिन उत्तराखंड में तो बीजेपी के पास समय भी नहीं बचा है। चुनाव 4 महीने में ही घोषित हो जाएगा और यहाँ बीजेपी के अंदर लड़ाई छिड़ी हुई है। बीजेपी के प्रदेश सरकार के मंत्री हरक सिंह रावत ने एक बार फिर ऐसा बयान दिया है जिसके बाद बीजेपी मुश्किल में फंस गई है। उत्तराखंड में पुष्कर धामी की सरकार में मंत्री हरक रावत इन दिनों चर्चाओं में है। पहले पार्टी के ही वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ उनका विवाद हुआ। इस विवाद में भाषा की मर्यादा को भी ताक पर रख दिया गया। बाद में पार्टी हाईकमान ने हरक रावत को सख्त शब्दों में नसीहत देकर चुप कराया और अब एक बार फिर हरक रावत का एक वीडियो इन दिनों बीजेपी की परेशानी का कारण बन गया है। इस वीडियो में हरक सिंह रावत अपनी ही सरकार को सुनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हरक रावत का जो वीडियो वायरल हुआ वो मसूरी का है, जहां वे वामपंथी नेता की याद में आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे। कार्यक्रम में हरक रावत ने अपनी ही सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि राज्य आंदोलनकारियों की आत्माएं आंसू बहा रही होंगी, उन सैकड़ों लोगों की आत्माएं रो रही होंगी जिन्होंने उत्तराखंड के लिए अपना सब कुछ खो दिया। हमने बेवकूफों के हाथों में उत्तराखंड सौंप दिया है। जब वीडियो वायरल हुआ और बीजेपी के अंदर ही सवाल उठने लगे तो हरक रावत ने सफाई दी कि उनके वीडियो को एडिट कर जारी किया गया है, जबकि उन्होंने ये बात किसी और संदर्भ में कही थी। लेकिन जिस मंच पर हरक रावत बैठे थे उस मंच से बीजेपी सरकार को जमकर कोसा जा रहा था। वीडियो में एक वक्ता सरकार को घेरते हुए कहता है कि मुख्यमंत्री बदल रहे हैं, जिनको मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, जिनको कमान सौंपनी चाहिए, उनको मौका नहीं दे रहे हैं और ऐसे लोगों को ला ला कर मुख्यमंत्री बना रहे हैं। कह रहे हैं ये बेकार आदमी है, इसे बदल दो। अरे भाई, बेकार लोगों को हमारे सिर पर काहे बैठा रहे हो? ऐसे लोगों को लाइए जो यहाँ पर बैठे हैं, प्रदेश का भला करेंगे और प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे। साफ था कि हरक रावत को सीएम बनाने की बातें कही जा रही थी। इस वीडियो को भाजपा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने अनुशासनहीनता माना है और कहा कि वो इसे लेकर हरक रावत को सख्त संदेश जरूर देंगे। लेकिन ये दावा किया जा रहा है कि हरक रावत की नजर इस समय सीएम की कुर्सी पर है, इसीलिए वो खुलकर अपनी बात रख रहे हैं। उत्तराखंड का इतिहास 5 साल बाद सत्ता बदलने का रहा है, इसलिए हरक रावत इस समय कांग्रेस में भी अपनी संभावनाएं तलाश रहे हैं।
बीजेपी हो या कांग्रेस, सभी के लिए मुश्किलों का दौर चल रहा है और इस मुश्किल समय को आम आदमी पार्टी मौके के रूप में देख रही है। आम आदमी पार्टी की नजर उत्तराखंड के साथ पंजाब पर भी है, जहां कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही परेशानी में है। बीजेपी किसानों के आंदोलन से तो वही कांग्रेस खुद की लड़ाई से। ऐसे में आप संयोजक और दिल्ली के सीएम केजरीवाल को मौका मिल गया, वो पंजाब भी पहुंच गए। तो क्या कहा है केजरीवाल ने, देखिए ये रिपोर्ट। 2022 पंजाब विधानसभा चुनावों की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। सभी पार्टियां खुद की खूबियां और दूसरों की खामियां गिनाने में जुट गई हैं। उसी कड़ी में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस समय पंजाब दौरे पर पहुंचे हैं। पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 को देखते हुए अरविंद केजरीवाल का 2 दिन का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि ये दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब पंजाब में सत्ताधारी कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। अरविंद केजरीवाल ने अब उत्तराखंड और गोवा की तरह पंजाब की जनता को भी बेरोजगारी भत्ता देने का बड़ा ऐलान किया है। इसके अलावा केजरीवाल ने दूसरी पार्टियों पर तंज कसते हुए बेईमान बता दिया और उन्होंने पंजाब कांग्रेस में चल रही उठापटक पर तंज भी कसा। उन्होंने कहा कि पंजाब की जनता को स्थिर और ईमानदार सरकार सिर्फ आप दे सकती है। केजरीवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री चन्नी को कैप्टन के अधूरे कामों को पूरा करना चाहिए, साथ ही दागी मंत्रियों को हटाना भी चाहिए। इसके अलावा पंजाब में किसानों का मुद्दा इस वक्त चरम पर है। ऐसे में किसानों को साधने के लिए केजरीवाल ने कहा कि किसानों के लोन माफ किए जाने चाहिए। दरअसल आम आदमी पार्टी ने कहा है कि दिल्ली सीएम वहां कुछ बड़े ऐलान भी कर सकते हैं। अपने 2 दिन के दौरे में केजरीवाल कुछ व्यापारियों से भी मिलेंगे। इससे पहले पंजाब में भी आम आदमी पार्टी सरकार बनने पर दिल्ली की तरह फ्री बिजली देने का वादा कर चुकी है। दरअसल आम आदमी पार्टी ने पंजाब में पहली बार 2017 में विधानसभा चुनाव लड़ा था। उस समय आप 20 सीटों पर जीत दर्ज कर दूसरा सबसे बड़ा दल बनकर सामने आया था। पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 में आप पार्टी सभी 117 सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी। इसके साथ साथ इस बार चुनाव किसी नेता को सीएम पद का दावेदार बनाकर लड़ा जाएगा, जो पार्टी ने पिछले चुनाव में नहीं किया था, जिससे उसे नुकसान हुआ था। अब देखना होगा कि आम आदमी पार्टी पंजाब में अपने पैर जमा पाती है या नहीं। केजरीवाल को उम्मीद है कि इस बार पंजाब में बदलाव होगा और आपकी सरकार बनेगी। बदलाव की उम्मीद यूपी में भी एसपी चीफ अखिलेश यादव को है। वो लगातार प्रदेश की योगी सरकार को घेर रहे हैं। अखिलेश ने योगी सरकार के 4.5 साल के कार्यकाल को लेकर निशाना साधा है। तो क्या कहा है अखिलेश ने, देखिए ये रिपोर्ट। यूपी विधानसभा चुनावों में इस बार मुख्य मुकाबला बीजेपी और एसपी के बीच माना जा रहा है। वैसे कांग्रेस और बीएसपी ने भी चुनावों में पूरी ताकत लगा रखी है और इस बार दिल्ली से आप ने भी एंट्री मारी है, लेकिन जनता किसके साथ है ये अभी पूरी तरह से साफ नहीं है। एसपी का दावा है कि इस बार प्रदेश में उसी की सरकार बनेगी। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार योगी सरकार को अपने निशाने पर ले रहे हैं। अखिलेश ने कहा कि योगी सरकार ने काम तो कुछ किया नहीं, लेकिन प्रचार जरूर जोरदार कर रही है। उन्होंने कहा कि इस सरकार ने पोस्टर और होर्डिंग के माध्यम से झूठा प्रचार करने की कला में महारत हासिल की है। वे प्रचार करने पर पैसा खर्च करते हैं ताकि जमीनी हकीकत से ध्यान भटकाया जा सके। वे आपको यूएसए का एक भवन और कोलकाता से एक फ्लाईओवर दिखाएंगे और इसे अपना बताएंगे। बीजेपी ने सच हमेशा छुपाया। कमल का फूल झूठ का फूल बन गया है। उनके दावे 100% हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर सब गायब है। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने प्रदेश में कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हुई है। सरकार इस पर बात भी नहीं करना चाहती। लखनऊ हो या फिर गोरखपुर, हालत सभी जगह एक जैसे हैं। उन्होंने कहा कि क्या मुख्यमंत्री कभी गोरखपुर के बारे में बात करते हैं, जहां एक व्यापारी की पुलिस ने जान ले ली, या सड़कों पर गड्ढों के बारे में, गंगा की सफाई पर कितना पैसा खर्च किया गया और ये अभी तक साफ क्यों नहीं है। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने एक बार फिर साफ कर दिया कि वो इस बार कांग्रेस और बीएसपी से गठबंधन नहीं करेंगे। छोटे दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और बहुमत हासिल करेंगे। प्रदेश की जनता भी बदलाव की हवा को महसूस कर रही है। और बुलेटिन के आखिर में बात एलजेपी में चाचा भतीजा के बीच बंगले के विवाद की। दरअसल बंगला एलजेपी का चुनाव चिन्ह है और चिराग पासवान का दावा है कि पार्टी के संविधान के अनुसार वो अध्यक्ष हैं, इसलिए ये चुनाव चिन्ह उनके पास रखना चाहिए, जबकि पशुपति का दावा इससे उल्टा है। ऐसे में अब चिराग इसे लेकर चुनाव आयोग पहुंच गए हैं। लोक जनशक्ति पार्टी की दावेदारी को लेकर पासवान परिवार में ही लड़ाई छिड़ी हुई है, जिससे पार्टी 2 हिस्सों में बढ़ती दिख रही है और परिवार के अंदर छिड़ी कलह अब सड़क पर आ गई है। हालांकि पिता की पुण्यतिथि पर चिराग ने निमंत्रण पत्र में चाचा पशुपति का नाम भी छपवाया था और उन्हें खुद जाकर न्योता भी दिया था। तब ऐसा माना जा रहा था कि चाचा भतीजा के बीच मनमुटाव खत्म हो सकता है, लेकिन ये सारी उम्मीदें अब गलत साबित हो रही हैं, क्योंकि वर्चस्व की लड़ाई एक बार फिर तेज हो गई है। क्योंकि कुछ दिन शांत बैठने के बाद
अब चिराग पासवान ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर दावा किया कि पार्टी का चुनाव चिन्ह बंगला उन्हें सौंपा जाए, क्योंकि पार्टी संविधान के अनुसार वो ही एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने ये दावा तब किया है जब आने वाली 30 अक्टूबर को बिहार के कुशेश्वर, अस्थान और तारापुर विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। अब चिराग गुट के राष्ट्रीय प्रवक्ता ए.के. वाजपेयी ने कहा, हमने चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा है और पारस समूह के दावे को खारिज करने के लिए कहा है, जो एक ही प्रतीक का दावा कर रहा है। पारस समूह का दावा एलजेपी के आंतरिक संविधान के अनुसार अवैध था। हम चाहते हैं कि चुनाव आयोग उपचुनाव के लिए नामांकन की तारीखों से पहले अपना रुख स्पष्ट करे। यानी साफ है कि चाचा भतीजा के बीच अभी विवाद खत्म नहीं हुआ है। दरअसल 2020 के विधानसभा चुनाव के वक्त चिराग पासवान ने एनडीए से नाता तोड़ लिया था, लेकिन पार्टी ने खराब प्रदर्शन करते हुए सिर्फ एक ही सीट जीती और जीतने वाला उम्मीदवार भी जल्द ही सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो गया, जिसके लिए चिराग पासवान को पूरी तरह से दोषी ठहराया गया था। और इसी घटनाक्रम के बाद उनके और चाचा पशुपति पारस के बीच दरार पैदा हो गई, जिसके बाद चाचा पशुपति ने पार्टी को बांट दिया और खुद को लोजपा अध्यक्ष भी घोषित कर दिया। तब से चिराग पासवान चाचा पशुपति पारस के साथ संघर्ष में लगे हुए हैं और इसलिए पोल पैनल की मांग कर रहे हैं। अब चुनाव आयोग किसके पक्ष में फैसला सुनाएगा, ये देखने वाली बात होगी। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।